बिहार समृद्ध होगा, उसका मूल कारण है कि हमारे पास टैलेंट है। हम कोटा में पढ़ने भी आने वाले व्यक्ति हमारे बच्चे होते हैं और पढ़ाने वाले भी। बिहार समृद्धि की ओर तभी जाएगा जब हम लोगों को बुलाकर अपने यहाँ स्थापित करें। आज हमारे बहुत कम इंडस्ट्रीज है, इसमें कहीं तो 2014 से लेकर 2024 तक 27 करोड़ लोग हैं, मतलब 16 करोड़ लोग का इन्वॉल्वमेंट उसमें हुआ। 16 करोड़। दुनिया में जीडीपी सब पीछे जा रहा है, तो भारत 7+ हो रहा है। हम फैक्ट्स को दिखाएं, ये मेरा मानना। आप देखेंगे पेट्रोल डीजल के दाम जितना मनमोहन सिंह जी के समय में बढ़ा 10 साल, कब रिजर्वेशंस का निर्माण किया गया, तो हम पॉजिटिव चीजों को लेकर आगे बढ़े। मूलतः मेरा यही आग्रह करने के लिए मैं सभी आप जो मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर हैं, इनको हमने आग्रह किया एक साथ बैठे, और स्वाभाविक है आज मिले हैं तो फिर मिलेंगे। आज तो चुनाव है, 10 दिन के बाद चुनाव की प्रक्रिया समाप्त भी होगी, लेकिन इसके बाद भी हम जरूर प्रयास करेंगे अपने मीडिया विभाग के माध्यम से कि प्रत्येक 2-3 महीने पर आपसे इसी तरह मिलूं और आपसे चर्चा करूं। बिहार हमारा, और मैं बार बार मंचों से भी कहता हूं कि बिहार समृद्ध होगा, उसका मूल कारण है कि हमारे पास टैलेंट है। हम कोटा में पढ़ने भी आने वाले व्यक्ति हमारे बच्चे होते हैं और पढ़ाने वाले भी। साथ ही साथ यूपीएससी इस देश का सबसे बड़ा परीक्षा है, और इस परीक्षा में सबसे ज्यादा पास कर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा परीक्षा इस देश में नहीं। मतलब पॉलिटिकल लीडर के लिए 5 साल परीक्षा देना है, जनता के बीच में जाना है, और कभी भी चुनाव हो सकते हैं, इसका मतलब कभी भी परीक्षा देना हो। दूसरे तरफ जुडिशरी का एक फिक्स सिस्टम है, कुछ लॉयर्स आते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आते हैं, जो नीचे से चलकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। पत्रकार साथी आप लोग स्वतंत्र हैं। हमारा सिर्फ आग्रह है कि हम बिहार को पॉजिटिव लेकर, हमारा जो पॉलिटिकल इमेज है, बिहार समृद्धि की ओर तभी जाएगा जब हम लोगों को बुलाकर अपने यहाँ स्थापित करें। आज हमारे बहुत कम इंडस्ट्रीज है, इसमें कहीं तो है, कुछ इथेनॉल के प्लांट शुरू हो पाए। हम सोचिए कि हमारे बच्चे या तो गुड़गांव जाते हैं, नोएडा जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, इस पूरे कंसेप्ट को हम बिहार ला सकते। इसके लिए आपका भी पॉजिटिव चीजों को हमको लेना चाहिए, लेकिन हम फैक्ट्स पर भी जाएं। चुनाव सिर्फ कुछ डोमिनेट लोग अपनी बातों को रखकर चुनाव का रिजल्ट बदलने का प्रयास करते हैं, इससे बाहर निकलना चाहिए। कुछ ही लोग यदि बात करते रहेंगे तो आजादी के समय भी तो कुछ ही लोग बात कर रहे हैं। तो सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी लोगों की बात आनी चाहिए। 70 वर्ष में क्या हुआ और 10 वर्ष में क्या हुआ, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का चुनाव, ये जरूर हमको बताना चाहिए। एक एक चीज को आप सब देखिएगा, आप स्वयं एहसास कीजिए। सबसे मैं पहले इसलिए कि सबसे ज्वलंत समस्या बिहार में एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। बिहार और देश दोनों की स्थिति को मैं बताता हूं। 70 वर्ष की आजादी के बाद इस देश में जो एम्प्लॉयमेंट के प्रोविडेंट फंड और ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से ये माना जाता है, ये मानक है कि यहाँ फंड क्रिएट होते हैं और ये लोग एम्प्लॉय होते हैं।
इस देश में 11 करोड़ लोग 70 वर्ष की आजादी के बाद 11 करोड़ लोग उसमें रजिस्टर्ड थे। 2014 से लेकर 2024 तक 27 करोड़ लोग हैं, मतलब 16 करोड़ लोग का इन्वॉल्वमेंट उसमें हुआ। 16 करोड़। ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी, आप तो स्वयं इंटरनेट के माध्यम से सारी चीजों को देख सकते हैं। दूसरा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बात करते हैं, क्या भारत को मिला, क्या भारत बढ़ रहा है। जहां एम्स 1998-99 तक एक होता था, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें और 6 बढ़ाने का काम किया, मनमोहन सिंह जी ने 1 बढ़ाने का काम किया, तो 7 हुए थे। 2014 तक 7 एम्स पूरे देश में। आज 23 एम्स पूरे देश में काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ दरभंगा के जमीन जब में मिट्टी भराई का काम शुरू हो रहा है, वो जब पूरा होगा तो 24वां होगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी बढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज की चर्चा होती है, मेडिकल कॉलेज की चर्चा। यूनिवर्सिटीज पूरे देश में लगभग 690 थी, जो आज बढ़कर 1270 से अधिक हो। मेडिकल कॉलेज लगभग 500 से अधिक हुआ करते थे इस भारत, और आज के तारीख में लगभग 750 से अधिक मेडिकल कॉलेज पूरे देश में काम करते हैं। जीडीपी की भी चर्चा करें। 91 में इस देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी, सोना गिरवी था, 2 बार आरबीआई ने इसको पूरी तरह चेंज किया, एलिवेट किया, और मनी के चीजों को और सोना के पूरे चीजों को एलिवेट करके, पूरी चीजों को व्यवस्थित करके 2 बार इस देश में पूरी चीजों को चेंज किया। और अब जीडीपी इस देश का माइनस में, और आज जीडीपी कहां? आज दुनिया में जीडीपी सब पीछे जा रहा है, तो भारत 7+ हो रहा है। हम फैक्ट्स को दिखाएं, ये मेरा मानना। आप देखेंगे पेट्रोल डीजल के दाम जितना मनमोहन सिंह जी के समय में बढ़ा 10 साल, लगभग 1.5 गुना से अधिक बढ़ा, और आज 10 साल में 1.25 गुना भी लगभग के आसपास हम लोग चल। तो हम एक एक चीजों को देखेंगे, दुनिया की स्थिति को, दुनिया में हमारी क्या स्थिति हुई, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत कैसे श्रेष्ठ हो रहा है, और मेरा मूल फोकस है कि बिहार भी इसमें कैसे योगदान दे सकते। बिहार के एम्प्लॉयमेंट की भी चर्चा खूब होती है, सरकारी नौकरी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बिजनेस नहीं है, तो स्वाभाविक हम सरकारी नौकरी पर ज्यादा बेस्ट हैं। 1990 से 2005 तक 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली, और 2005 से लेकर 7.5 लाख 7,58,00,000 लोगों को नौकरी मिली। अभी 2020 में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार थी, तो ये हम लोग कमिटमेंट के साथ आए कि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करें। 2021 में शिक्षा विभाग में हम लोगों ने ये तय किया कि अब बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेकर सरकारी नौकरी देने का काम। मैं कई बार देखता हूं लोग ये चर्चा करते हैं कि इनके समय हुआ, रिक्विजिशंस कब है, ये देखना कौन क्रिएट कर रहा है, कौन नियमावली बना रहा है, कौन इस पूरे सिस्टम्स को क्रिएट कर रहा है।
वैकेंसीज कैसे क्रिएट हुआ, इसको जरूर चर्चा करना चाहिए, और किस समय हुआ ये टाइमिंग जरूर होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, बार बार आता है, जातीय जनगणना, जातीय सर्वे जिसको 20 जून 2022 जब एनडीए सरकार, मैं भी उस सरकार का मंत्री था, उसमें आंख मूंदकर हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये फैसले लिए, और उसका फलाफल बाद के दिनों में सर्वे का पूरा है। तो होता क्या है कि काम करने वाले कोई होते हैं और क्रेडिट लेने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, इससे कोई डिफर नहीं कर सकता है, और गवर्नमेंट में जो व्यवस्था है वो मूलतः संविधान में मुख्यमंत्री ही नहीं, हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में पीएम, सीएम और डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में फुल पावर के साथ। उसी तरह सरकार में भी सारी पॉलिसी यदि आप बनाएंगे भी तो मुख्यमंत्री का ही अप्रूवल चाहिए। तो बिहार पॉजिटिवली पर्यटन के क्षेत्र में कैसे और विकास करे, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे और काम करे, रोजगार के सेक्टर में कैसे और बढ़ सकते हैं, अर्बन शहर कैसे और अच्छा करें, क्योंकि अभी तो इतिहास के पन्ने में आप लोग पढ़ते रहोगे, क्योंकि न्यू जनरेशन यहाँ बैठा है, लेकिन जो 90 के दशक में लोग पढ़ते थे वो कहते थे कि एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी कंकड़, आज वो हमारी कॉलोनी एक छोटे से टोले में बदल गई। तो हमको आपके माध्यम से नए स्कोप, नई चिंता, नए अर्बनाइज सिस्टम्स कैसे हो सकते हैं, लोगों ने गुड़गांव देखा, लोगों ने चंडीगढ़ देखा, लोगों ने अभी रांची, न्यू ग्रेटर रांची हो रहा है, ग्रेटर रायपुर हो रहा है, तो सारे कंसेप्ट भी आपके माध्यम से भी आने चाहिए, क्योंकि आप जो दिखाएंगे वही लोग हम दिखते हैं, देखना चाहते हैं, अच्छे चीजों को लाना चाहिए। हम एक स्टेडियम की कल्पना बहुत लंबे समय से 1996 में लास्ट मैच हम लोगों ने देखा पटना में, अभी हम लोगों ने बीसीसीआई को इसको हैंड ओवर करने का निर्णय लिया, और चुनाव के बाद तुरंत आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करके यहाँ एक बड़ा स्टेडियम का शुरुआत हम लोग कराएंगे, जो मुनुलक स्टेडियम है, इसी को पूर्ण रूप से बीसीसीआई को देने का काम करें। कई एयरपोर्ट्स हैं जिसको चिंता करनी हो, चाहे वो बीटा हो, चाहे पटना का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, लगभग 1200 करोड़ रुपये लगाकर काम चल रहा है। भागलपुर एयरपोर्ट को हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पुराने एयरपोर्ट को हम लोग एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करके उसी राशि से हम लोग खरीदने का काम करेंगे, जो ग्रामीण इलाके में या जो बिहार के लिए एक टूरिस्ट के हब के तौर पर हो सके उसको करेंगे। पूर्णिया में लगभग जमीन का काम पूरा हो गया। इसी तरह रक्सौल में है जो इंडो नेपाल के कंसेप्ट को खड़ा कर सकता है। सवाई आपको यहाँ गोपालगंज है, वहां पे एयरपोर्ट्स की कल्पना हो सकती है। पताही एयरपोर्ट है मुजफ्फरपुर, इसकी चिंता की जा सकती है। तो इन सारे चीजों पर आप लोगों के पॉजिटिव भी चाहिए और इसको लगातार दिखाएं, हम फोकस भी करें एक एक चीजों को, एक एक डेवलपमेंट चीजों को कैसे आपके भी केंद्र बिंदु रहे, जनता के भी मुद्दे बने और हम इस कल्याणकारी काम में आगे बढ़ने का काम कर सकें। कई ऐसे स्कीम्स हैं जो दूसरे स्टेट में बहुत फल फूल रहे, जैसे पहले जन वितरण प्रणाली आंध्रा में बहुत अच्छा हुआ, धीरे धीरे इस देश में आया वन नेशन वन राशन, ये पूरा सिस्टम पूरे देश में आया। अब धीरे धीरे ये पूरी तरह स्टेबल भी हो गया, लोगों को जो घोटाले थे वो भी खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग तो ऐसे जमाने में देख रहे थे जब ऐसे कई डीलर्स थे जिनके पास कभी 100-200 आदमी ऐसे जिनके नाम पर खाद्यान्न उठ जाता था जिसका कि कभी जन्म ही नहीं हुआ, अता ही पता नहीं।
तो धीरे धीरे ये आधार वगैरह से लिंकअप होने से, बैंक से जुड़ने से और पूरा एक सिस्टम बनता है। और बैंकिंग सेक्टर भी हमारा इतना मजबूत हुआ कि हम कोई भी सब्सिडी या कोई भी असिस्टेंट के तौर पर जब सहायता करते हैं तो लोगों तक सीधा पहुंचने का काम इस देश में लोगों के साथ हो रहा है। अब बीच का जो कट मनी था वो कम हुआ, ये नीचे और देखना पड़ेगा कि और कट मनी यदि कोई ले रहा है तो इसका क्या ऑपरेशन हो सकता है और इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्योंकि सरकार के स्तर पे तो सीधा हम उनके अकाउंट में देते हैं, इसके बाद भी तो कोई एक्सटॉर्शन नहीं करता, उनसे जबरदस्ती पैसा तो नहीं लेता, उनकी सुविधा को छीनने का प्रयास तो नहीं करता। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशूज रहता है किसी भी तरह। ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं है, लेकिन घटना होती है, आपराधिक घटना हो रहे हैं, यह चिंता का विषय है। बीच में हम लोगों ने सीसीटीवी के लिए एक कंसेप्ट लाया था, पटना से शुरुआत किया था इसको 2014-15 में, और इसका अच्छा रिजल्ट भी आया था कि सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हम अपराधी तक पहुंचे। अभी हम लोगों ने निर्देश भी दिया है कि सभी गांव के चौक चौराहे को, जो इम्पोर्टेंट जगह है, मंदिर है, मस्जिद है, या कहीं पानी सप्लाई का जगह है, कोई खेलने का जगह है, या गांव का चौराहा है, इन सभी सेक्टर्स में हमको हर हालत में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर कैमरा होना चाहिए। कोई एक ही व्यक्ति रोज क्यों किसी सरकारी कार्यालय में आता है, उसका क्यों अड्डा बना हुआ, ये सब चीजों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और लगातार आपके माध्यम से फोकस हो। 10 काम आप करते हैं, मैं सिर्फ इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि कुछ काम हमारे भी कीजिए, सरकार के भी कीजिए, जिससे कि जनता का भलाई हो। कुछ चीजों को इसमें पॉजिटिव लेने के लिए आग्रह करने बुलाया हूं, और आप लोग का सहयोग रहेगा तभी बिहार समृद्धि की ओर जाएगा। देश बढ़ चुका है, ये हमको पता है कि आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा देश बढ़ चुका है। पहले लोग कहते थे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उसमें बिहार, यूपी और बंगाल, 3 स्टेट हमारे आर्थिक रूप से बहुत करीब है। 2 स्टेट मूव कर चुका है, क्योंकि कलकत्ता उनके पास है, बंगाल के पास इकोनॉमी है, आज भी हमसे लगभग दुगना राजस्व उसको प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमसे बहुत बड़ा है, कई बड़े शहर हैं, लगभग 16-17 एयरपोर्ट्स उसके स्टार्ट हो गए हैं। तो हम पीछे ना छूटे, इसमें आपका सहयोग हो, आपका पूरी सामाजिक तौर पर और बिहार के विकास के लिए आपके सोशल मीडिया का प्रयोग हो। 90% 60% आप अपना काम करते रहे, उससे हमको कोई इशू नहीं है, लेकिन 10 से 20% जरूर समय आप बिहार और देश के कल्याण के लिए दें, यही आग्रह करूंगा। आप लोगों को कोई चर्चा करनी हो, पूछना हो, मीडिया के साथी तो रोज पूछते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर यदि सोशल मीडिया के लोग यदि कोई बात पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें। एक छोटा उदाहरण मैं देता हूँ, आप तो पढ़े लिखे सभी लोग हैं। उसमें यही था कि जो कारपेंटर नीचे जो कम पढ़ा लिखा लोग होता है, कारपेंटर को पूरा स्किल्ड करके जो भारत में उनको दिन के 500-600 रुपये मिलते हैं, यदि वो पूरी तरह स्किल्ड हो, दिल्ली चले जाए, बॉम्बे चले जाए या अब्रॉड चले जाए, वही उनके डॉलर में सिस्टम शुरू हो जाए। क्योंकि जहां मार्केट में जहां पूरा प्लांट हो चुका वहीं पर अधिक पैसे मिलते हैं। अब जैसे किसी भी अब्रॉड में आप जाइए, आप सोचिए, एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं कि पटना में मेट्रो अभी हम बना रहे हैं, 2019-20 में हमने शुरू किया है। इसकी प्लानिंग लगभग 10 साल से हम लोग कर रहे हैं,
और ये मेट्रो 1988 में लंदन में कंप्लीट हो गया, 1888। आप सोचिए, लगभग 150 साल पीछे चल रहे हैं। मेरा मानना है कि हमको अभी आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए स्वाभाविक है, आपने ठीक कहा कि स्किल्ड होना जरूरी है। इसी के लिए लगभग 450 सेक्टर में स्किल इंडिया के कंसेप्ट पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक अलग डिपार्टमेंट बनाया और एक एक जिले में स्किल सेंटर्स खोले गए। इसको अनुमंडल तक खोलने का काम भारत की सरकार ने किया। उसका भी उपयोग हम लोग को करना चाहिए, जिससे कि हम सही रास्ते पर जा सकें। हमारे जो साथी हैं, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम सभी को बोला कि जनता के मुद्दों को हमें उठाना चाहिए। आदरणीय, मैं आपसे अपनी साथियों की तरफ से पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि जनता के मुद्दे हम उठाएं तो वो लीडरशिप के पास पहुँचे, ये हमें सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि ये मुद्दे लीडरशिप के पास जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इस पे आपका गाइडेंस चाहिए। देखिए, एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक तो ये बात ठीक आपने, जनता दरबार के माध्यम से पहले चीजें स्थापित होती थी, लेकिन एक मैकेनिज्म के तौर पर जरूर सोशल मीडिया जो सेक्टर है, इसमें यदि किसी ज्वलंत इशू को आप उठाएंगे तो सरकार को हर हालत में वो काम पूरा करना है। और आप देखते होंगे जिस चीज को हाइप होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को मैं देखता हूं, कई बार हम लोगों को नोटिस करके पूछते हैं ये क्या मुद्दा है, क्या चल रहा है। यदि कहीं पर 1000 लाइक्स मिल जाते और कहीं पर 1000 के से ऊपर देखता हूं कि मैं लोग ट्रॉल करने लगते हैं, तो हम ही लोगों को पूछा जाता है कि आखिर यह मुद्दा क्या है, क्यों इतने लोग इसमें अटैच हो रहे हैं। आखिर मुद्दों को जानना, और सरकार तो पॉलिसी उसी पर बनाती है कि लोगों की आकांक्षा क्या है, लोग क्या चाहते हैं। इसलिए एक तो ठीक कहा आपने, एक ऐसा भी वेबसाइट आपको क्रिएट करना चाहिए जिससे सरकार का भी माध्यम है। मतलब भारतीय जनता पार्टी एक ऑफिशियल पेज बनाकर एक कंप्लेंट का पूरा सेक्टर बनाना चाहिए। ये मैं जरूर भाजपा सोशल मीडिया को कहूँगा कि जिस स्तर पर उसको सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ अच्छे पॉलिसीज आते हैं, कुछ अच्छे सुझाव आते हैं, तो ऐसे चीजों को हमको करना चाहिए। हम जनता से सीधा संवाद यही हो सकता है। कोई रोज किशनगंज से आकर अपनी बातों को नहीं रख सकता है, लेकिन यदि किसी के पास अच्छे थॉट हैं, कोई अच्छे इश्यूज उस इलाके में खड़े हैं, कोई अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, तो हम जरूर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप इसको जोड़ सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भी बता सकते हैं कि इन चीजों को हमको करना चाहिए, जिससे उस इलाके के इतने लोगों को सामाजिक आर्थिक रूप से फायदा हो सकता है। और कोई है?